गैलप सर्वे आपने भी देखा होगा, और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस बताई गई है, क्यों इस वक्त लग रहा है, क्या महंगाई इसकी रीजन है, क्या परफॉर्मेंस इसकी रीजन है, गवर्नेंस इशू है, कि अपेरेंटली लग रहा है कि लोगों को नवाज शरीफ साहब का जो टाइम स्पैन था वो ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर ऑब्वियसली लोगों ने बड़ा एक ट्रस्ट किया था और इन सबको वोट दिया था। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह पीटीआई खुद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो आपने बातें की, जो एलिमेंट्स आपने बताए कि महंगाई, यकीनी तौर पर महंगाई सबसे बड़ा आंसर इसको कहा जाएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई है, जिसने पाकिस्तानी अवाम को पीस के रख दिया। और उसके ऊपर वजीर आजम ने जो अभी अपना कल के रोज जो अभी अपना आखिरी एक जलसा उन्होंने किया मंडी बहाउद्दीन में, उसमें उन्होंने इसको एडमिट किया। उन्होंने कहा कि मुझसे महंगाई नहीं संभाली जा रही, वो खुद भी ये जानते हैं। अच्छा, सिर्फ महंगाई नहीं, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उस पर भी हमने देख लिया। मैं तो ये समझती हूँ कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसमें शामिल ना किया जाए इन 3 सालों में। यानी अब यहाँ पे आ गया मामला कि वजीर आजम खुद अपनी तमाम जो खामियां हैं, अपने जो 3 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए, उसको एडमिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके पास नैरेटिव इस वक्त ये होना चाहिए था कि वो अगले इलेक्शन में ये नैरेटिव लेकर जाते कि हमने देखिए क्या क्या कुछ किया, तो अगली दफा भी आप हमें वोट दीजिए। लेकिन उनका नैरेटिव क्या है कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन हमारे पीछे पड़ गई है तो आप हमारा साथ दीजिए। तो जो एक हारा हुआ इंसान होता है, यानी जो शिकस्त खाई हुई पार्टी होती है, वो ये कहती है कि देखिए सब हमारे पीछे पड़ गए, तो अब तो बस हमें बचा लें, आप ही हमारा साथ दे सकते हैं। तो जिस हुकूमत का ये नैरेटिव होगा 3 साल के बाद, तो मुझे बताइए कि उससे इसके ऊपर तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये समझती हूँ महंगाई, बैड गवर्नेंस, इसके अलावा हम देखते रहे कि जो वो कहते रहे वो उन्होंने नहीं किया, और जो इक्तदार में आने से पहले वो कहा करते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो सब कुछ करके दिखाया। और फिर ये सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहना था एहतसाब करेंगे, तो एहतसाब का तो नारा लगा ही नहीं सकते, वो एहतसाब ही नहीं कर पाए। और जो उन्होंने कहा करप्शन रोकेंगे, तो वो भी नहीं रोक पाए। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं नहीं जानती, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा इस हुकूमत को कि वो कौन सा फैक्टर है कि जिसपे हम कहें कि जो सर्वे आया वो गलत। पॉइंट आ गया। अनीक नाजी साहब, मुझे जरा बताइएगा, ये जो हर अभी भी आज भी मंडी बहाउद्दीन का जिक्र किया गया, ये जो गैलप सर्वे है, जब भी हुकूमती वुज़रा हों, प्राइम मिनिस्टर हों, इनके मशीर हों, एडवाइजर्स हों, ये सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, और जो 70 साल में उन लोगों ने सारी बुराई की है, आप लोग किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 3.5 साल में सब ठीक कर देंगे? ये जितने भी सर्वेज, प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ये सब कुछ कनेक्ट किया जाता है बैड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा आसान सा जवाब है जी, कमाल है। अगर आप वजीर हो और आपको वो तमाम मराहत मिल रही हो जो वजीरों को मिलती हैं, और ये आपकी जॉब और ड्यूटी हो कि आपने यही कहना है, आपका बॉस ही आपको ये कहे कि आपने जो है अपोजिशन को नहीं छोड़ना, ज्यादा यानी बुलंद आवाज में तनकीद करनी है, जाती हवालों से तनकीद करनी है, माजी के हवाले से भी करनी है, हाल के हवाले से भी करनी है, बस आपकी परफॉर्मेंस यही होनी चाहिए कि आपने अपोजिशन को रगड़ देना है। तो ये कोई बुरा सौदा तो नहीं है। मतलब आपने काम भी नहीं करना, आपने प्लानिंग भी नहीं करनी, आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं संभालनी, आपने गवर्नेंस भी नहीं सीखनी, आपने डीप यानी अल्लाह तवक्कुल सारा कुछ चल रहा है, आपने सिर्फ गालियां निकालनी है, तो नॉट अ बैड जॉब। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि तो वो इनके वुज़रा से जो आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्हें ना वो इसी काम के लिए आए थे। मतलब ये कि शहजाद अकबर को कौन सा वो आदमी था जिसने कभी संजीदा यानी उसको समझा हो, या फैसल वावडा कौन सा ऐसा आदमी था जिसको कोई भी संजीदा तालिब इल्म तारीख का हो, सियासत का हो, वो उसको संजीदा तौर पे यानी उससे बात कर सके। तो जो आपने प्लानिंग की बात की, गवर्नेंस की बात की, एलएनजी अभी आज की खबर है, मार्च में हमारे 2 जो डिलीवरी आनी थी, एक और 3 मार्च और दूसरी 10 और 11 मार्च। बिजनेस रिकॉर्डर की आपको खबर बता रहा हूँ कि एलएनजी के वो जो 2 हमारे पास आने थे, शिपमेंट जो आनी थी हमारे पास डिलीवर होने थे, वो कंपनी ने माजरत कर ली है, जिसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा से उसी तरह ओपन रेट पर खरीदनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस क्रंच के बाद हमने जो प्राइस तय की हुई थी उनसे, अब तकरीबन उससे यानी 1.5 गुना या 2 गुना देकर हम
वो खरीदेंगे तो उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? हुकूमत तो जेब से पैसा नहीं देगी, मैं और आप देंगे। तो ये है गवर्नेंस की आपको एक मिसाल बताई है। आगे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मंडी बहाउद्दीन में ये जो बात हो रही है ना जलसे में, इस पूरे जलसे में ये सारी गुफ्तगू का महवर क्या है ये आप बता चुके हैं, दोबारा मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि 25 फरवरी 2021 को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद से अभी तक वहां पे अमन है। वो अमन आज वहां टूट गया है। शोपियां में दो भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और एक आदमी जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का है। अच्छा, उसके साथ अब इस बात को 12 घंटे गुजर चुके हैं, वहां से ऑफिशियल उनका जो एक मेजर जनरल है वो उसने वीडियो पे आके कहा है, यानी खुद आके कहा है, उसने कहा है कि ये जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में हालात, वो 600,000 तो सिर्फ छोटे हथियार हैं और नाइट गॉगल, वो जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, वो ये कह रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद वहां पे कोई नई तामीरात हो रही हैं और वहां पे अफगान सिम इस्तेमाल हो रहे हैं और अफगान के वो वाले तालिबान, यानी वो जो अमेरिका अफगानिस्तान में असला छोड़ के गया वो कश्मीर में मिल रहा है। मतलब वो ये केस बिल्डअप कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब मुझे बताएं कि मेरे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो वजीर आजम है, उसकी कल की किसी तकरीर में आपको कोई इस तरह की कोई यानी कुछ जिक्र भी सुनाई दिया कि यानी एक तरफ से बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं, मगरिब में पूरा फंसे हुए हैं, ऊपर से लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में जहां सुकून था साल से, अगर वहां बॉर्डर्स हॉट हो जाते हैं बॉर्डर, तो क्या करेंगे आप? आपकी तो यानी आगे अगर यानी जो अफाटफ का इजलास होने जा रहा है, पता नहीं हमारी वहां पे क्या किस्मत होनी है, तो जो हमारे एक्चुअल इश्यूज और एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल उन पर तो यानी वो सिरे से ज़ेरे बहस ही नहीं है। हमारा तो मामला ये है कि हुकूमत गई आई, तरीके बात ये होगा वो होगा, वो जहाज ही डूबने जा रहा है यार, तुम्हें कैप्टन की पड़ी हुई है। ट्रू, ठीक ठीक। फैसल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस अगर सर्वे को मैं इसका थोड़ा डीपली एनालिसिस करूं, आप कराची में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बहुत क्लेम कर रही है कि जी हमने बड़ा काम किया है, हम आम आदमी की जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं, हम वहां पर चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पे 24% एवेल्युएट किया है उनकी परफॉर्मेंस को। मतलब इस सारी गैलप सर्वे के अंदर पीपल्स पार्टी की या बिलावल की या वहां की हुकूमत की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही लोगों ने पसंद नहीं किया, या क्या किया है? बहुत बहुत शुक्रिया कादी साहब। सबसे पहले तो ये जो सर्वे होते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है और हमेशा रहती है, और गैलप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी तो बहुत ही है, क्योंकि वो एक मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट होने के बाद मर्जी के क्वेश्चंस के ऊपर सर्वे होता है। ठीक है, तो मैं तो इसको बाय नहीं करता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 14 साल से हुकूमत कर रही है सिंध में, उसको जो डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर सकी। करना चाहिए था अंदरूनी सिंध में भी और शहरी इलाकों के अंदर भी। और जो उन्होंने हेल्थ के शोबे में काम किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के शोबे में इतना काम किया है कि शायद माजी में इस तरह का काम नहीं किया गया होगा। और इसका फोकस और क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जो हेल्थ को खास तौर पर फोकस करते हैं, उसके इवेंट्स पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स के विजिट करते हैं, उन चीजों को डिलीवर करने की और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में अपने परसेप्शन की वजह से अपना हेल्थ वाला काम नहीं बता सकी है मीडिया पे जिस तरह से बताया जाना चाहिए था। नंबर 2, उन्होंने अंदरूनी सिंध बहुत बड़े रोड नेटवर्क्स बनाए इन पिछले 12-14 सालों में, देहातों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों के अंदर कई 100 किलोमीटर का फर्क आया है रोड, वो भी वो अपने आप को नहीं बता पाए हैं। अच्छा, मामला उनके गले इसलिए पड़ता है कि शहरी इलाकों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया है, कराची में उन्होंने काम नहीं किया, हैदराबाद में उन्होंने काम नहीं किया, और लाड़काना में उन्होंने काम नहीं किया जो उनका अपना शहर था, वहां काम नहीं किया। और सर्वे भी अगर आप उसको फर्ज करें सही मान भी ले, तो जहां जिन लोगों को लिया गया है वो इन्हीं इलाकों के लोग हैं। और चूंकि पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट लिए कराची से, और 18वीं तरमीम के बहाने कराची में इमरान खान साहब कुछ कर नहीं पाए, ठीक डिलीवर नहीं कर पाए, उनके लोगों को लॉटरियां लगी और उनको टिकट्स मिले और वो जीत गए और उन्हें पता नहीं आता पब्लिक को कैसे डील करना है। तो पिछले 4 साल के अंदर पीटीआई यही करती रही, और एमक्यूएम के जो बानी थे उन्होंने जो हरकतें की, एमक्यूएम उसको संभालने में लगी रही, तो एमक्यूएम भी कोई रोल प्ले नहीं कर पाई। जमात इस्लामी अपने आप को पैरों पे खड़े करने में लगी रही, पीएसपी जो है वो पैरों पे खड़े। तो इसलिए कराची की ओनरशिप की वजह से कराची को या हैदराबाद को डिलीवरी नहीं मिली। और अगर ये 25% भी इस गैलप के अंदर है, इस हवाले से तो मैं समझता हूँ ज्यादा दे दिए मार्क्स, इतने ज्यादा मार्क्स है नहीं। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ हर शोबे में करप्शन के बगैर कुछ नहीं होता।
हर चीज में पैसा चलता है, हर ट्रांसफर पोस्टिंग, हर ऑर्डर, Absolutely. हर मामले में पैसा चलता है, और लाखों करोड़ों कोई मामला नहीं है पोस्टिंग के लिए। इसके लिए बैड गवर्नेंस की मिसाल है। कहते हैं कि 12,000 अरब रुपए खर्च कर दिए 14 साल में, और वो पैसा जो है वो डिलीवर नहीं हुआ, बेनामी अकाउंट्स वाले मामला, तो ये वाले मामला हैं। वेरी बाकी अनफॉर्चुनेट। जो बिल्कुल ठीक, मामला बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। बाकी जो मामला अभी जी जी फैसल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, बाकी जो मामला है, जो मेरे साथी अनीक डाजी साहब ने फरमाया और मेरे साथी अली शाह साहिबा ने फरमाया, असल में अगर आप मजमूई तौर पर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस को देखें तो इमरान खान साहब की एज अ प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन जो बात मैं अनिल साहब ने जो फरमाया मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उन ग्राउंड्स के अंदर किसी साबिका प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट ने वो काम नहीं किया जिसका क्रेडिट हमें इमरान खान साहब को देना चाहिए। अगर हम नहीं देते तो मेरा ख्याल है कि हम सही सहाफत वाली साइड पर नहीं खड़े। फैसल साहब मैंने इस पे फैसल साहब मैंने एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा, बिकॉज ये ही अगला मेरा क्वेश्चन भी है। मैं पहले आलिया से इस पे आता हूं। आलिया, इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो एक सिचुएशन बनाई हुई है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हुकूमत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑपोजिशन, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहा था, कल शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कमर जमान कायरा थे, दे वर 100% श्योर कि हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। जो इत्तेहादी हैं, जो नाराज हुए हुए लोग हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप एंड ऑल दैट, ये सारे हमारे साथ हैं, और जो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं वो भी, उन्होंने भी कहीं आसरा इन लोगों को दिया हुआ है। आप कैसे इसको एवेल्युएट करेंगी, इस सारी सिचुएशन को? जी मंसूर, जब हम देखते हैं तो ऑपोजिशन हमें कभी इकट्ठे होती और कभी बिखरती हुई नजर आती। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं, चंद रोज जो गुजरे हैं गुज़िश्ता, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन काफी लगता है कि उनको स्ट्रेंथ मिली है और इस वक्त वो कुछ मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि लगता है कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर घर में सियासी मीटिंग चल रही है। जिस तरह हमने देखा कि जहांगीर तरीन लाहौर में एक बड़ी मीटिंग करते हुए नजर आए, एक बड़े पावर शो था वो जिसमें उन्होंने दिखाया कि मेरे पास इतने लोग हैं। उसी तरीके से राना सनाउल्लाह ने जो कहा कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके तोड़ के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब हैं, वो एक और स्टेप सकता है ले लेंगे, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि अपनी कैबिनेट में वो 3 लोगों का और इजाफा कर लें, 3% मजीद ऐड कर लें। वैसे तो अगर उन्होंने ये कर लिया तो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट वुड बी द लार्जेस्ट कैबिनेट। अगर उन्होंने ये कर लिया कि अभी 56 मेंबर्स हैं और अगर वो 3 का और इजाफा कर लेंगे तो 59 हो जाएंगे, तो शायद वो उसको 45 अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट के इस तरीके से उनको कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए ये सरधड़ की बाजी है। ये उनको पता है कि हुकूमत करने में वो फेल हो गए हैं, वो ये जानते हैं, एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं।